देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोगों को भी ध्यान से समझना है और इसको कॉपी में लिखना है ताकि एग्जाम में गलत ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया ध्यान से समझें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं और सारे का सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना। हम लोगों को संबंध देखना है कि एक्स और वाई के बीच में क्या है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु है, बिंदु का नाम है एक्स कोमा वाई। तो यहाँ बिंदु दे देते हैं और उसका कोण लिख देते हैं एक्स कोमा वाई। अब यहाँ उसके बाद बोला बिंदु 7,1, बिंदु 7,1, यहाँ से एक बिंदु गया है 7,1 और दूसरा है 3,5, 3,5, यही बिंदु गया हुआ है 3,5। अब यहाँ बोल रहा है कि ये दोनों जो बिंदुओं हैं वो समदूरस्थ है, माने ये बिंदु से ये दोनों बिंदुओं क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी में है। अब समझते हैं, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। पहला इसका नाम ए और बी, पी ए और बी। समदूरस्थ के कारण यहाँ लिख सकते हैं हम, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, पी से ए के भी बीच जितनी दूरी वही पी से बी की दूरी है, यानी पी ए बराबर हम लिख सकते हैं पी बी। इसका कारण अगर पूछा जाए ऐसा क्यों लिखें, तो इसका कारण है समदूरस्थ के कारण लिखें, समदूरस्थ के कारण लिखें। अब ये जो सॉल्व करेंगे दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 रूट ओवर। तो चलिए इसको क्या करते हैं, x2 माइनस x1, यानी हम यहाँ इसको इसमें जितना भी होगा इधर दिखेगा p a लिखेंगे। p a का मतलब हुआ ये हो जाएगा 2, यहाँ x2 y2 और यहाँ इसको मानेंगे x1 y1 और उसी प्रकार p भी जब लेंगे तो इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, तो देखिए p a के लिए लिख रहे हैं तो x2 7, x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। उसी प्रकार p b के लिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। अब ऐसा वर्ग क्योंकि कारण है कि दोनों तरफ से रूट को हटाना चाहते हैं, तो रूट हट जाएगा और वर्ग करेंगे तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह x है प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब इसके लिए भी उसी प्रकार का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है y का स्क्वायर, ये हुआ इधर का पोर्शन। अब इसको इसके बारे में लिखेंगे, देखिए बराबर का बराबर, ये बराबर का बराबर। अब 3 माइनस एक्स है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab की जगह x है प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ इसी प्रकार यहाँ इधर में ए की जगह क्या है 5, तो 5 ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 5, बी की जगह y, 5y प्लस बी की जगह y, तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे समझेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का 2y प्लस y स्क्वायर बराबर 9 और माइनस 3 दूना 6x प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 5 दूना क्या हुआ 10y प्लस क्या हुआ y स्क्वायर। अब यहाँ ऐसे कट भी सकता है, लेकिन देखिएगा हाँ ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर कट सकता है, y स्क्वायर इक्वल है तो कट सकता है। अब हमारा क्या बच गया, यहाँ बचा माइनस 14x और अब देखिए x को एक साइड लेंगे माइनस 14x, फिर इधर कर लाएंगे 6x माइनस में इधर आ गया प्लस में। अब उसी प्रकार यहाँ देखिए y के लिए माइनस 2y, अब यहाँ माइनस 10y इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस 10y। अब अंक का काम करेंगे, इधर पहले इधर का संख्या लिख लेते हैं, इधर का संख्या है 9 और कौन सा संख्या है प्लस 25 है। हाँ अब इधर का संख्या को उधर ले जाएंगे 49 प्लस में इधर आ गया माइनस में, और कौन सा संख्या 1 प्लस में इधर आ गया माइनस में। देखिए ये 14x और 6x प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में 6 गया तो क्या बचेगा 8 है, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस 8 है। 10 में 2 गया तो बचेगा 8y, लेकिन बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखते हैं 25 और 9 दोनों प्लस में है ना, तो एक साथ जोड़ देते हैं 25 5 30 और 34
और इधर हो गया 50। और देखिए ये दोनों को एक साथ जोड़ दिए, प्लस प्लस और माइनस माइनस एक साथ जुड़ गया। हाँ, अब -8x प्लस 8y और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा -16। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों जो देख रहे हैं यहाँ देखिए, ये दोनों में 8 आ रहा है तो 8 -8 को कॉमन, -8 को कॉमन लिए, तो इसीलिए ध्यान रखें कि साइन को कॉमन तो साइन बदलेगा, यहाँ प्लस की जगह क्या लिखेगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस को कॉमन लिया जा चुका है। और अब देखिए यहाँ -16 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -16, 8 गुना में इधर आ गया -8 भागा में। अब यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस वाई और 8 गुना क्या हो जाएगा 16, यानी हो गया x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसका मान निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका वैल्यू पता होना चाहिए। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। अब यहाँ ध्यान दो 1/√2 और ये 2 का 2 हो गया, √3 2 से गुना होगा तो क्या आएगा 2√3 और 2 का नीचे क्या है √3 तो √3 का √3, जो भी नीचे का नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है। देखिए कैसे जाएगा, ये नियम है, थोड़ा सा याद रखिएगा। √3 और यहाँ ये ऑलरेडी नीचे नहीं है 2√3। अब इसके लिए करना क्या है, इसमें ये √2 को गुना करना है, यहाँ मल्टीप्लाई में √3 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √3, √2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√2, √2 को √3 से गुना होगा तो आएगा 2√6, यहाँ 2 का 2 और 2 को √3 से गुना 6। अब क्या करना है √3 का √3 और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, √2 प्लस आ गया √6, यहाँ 2 कॉमन कर लिए हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ √3 का √3, 2 का 2, √2 प्लस √6। देखिए यहाँ प्लस में है ना तो इसको माइनस में गुना करेंगे, √2 माइनस √6, √2 माइनस √6, इसको कहते हैं परमेकरण। परमेकरण में नीचे को से रूट को हटाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे √3 को 2 से गुना कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए ऐसे लिख भी सकते हैं √2 माइनस √6 और यहाँ भी। अब इसमें इसको समझिएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और अब देखिए यहाँ √3 को √2 से गुना किया तो कितना है 6√6, √3 को √6 से गुना किया कितना है √18। अब यहाँ 2 का 2 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और √6 का स्क्वायर होता है 6, माने स्क्वायर में रूट हट जाता है। अब देखिए यहाँ √6 का √6 और 18 को कैसे लिखेंगे, 18 का एलसीएम करते हैं 2 9 3, जिसका जोड़ा मिल जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है, यानी 3√2 लिखाएगा। क्या लिखाएगा 3√2। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 और 6 में 2 गया तो क्या आ गया -4, क्या आया -4। अब 4 गुना क्या हो जाएगा यहाँ -8 और यहाँ लिखेंगे √6 माइनस 3√2। अब देखिए इसको इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ 3√2 माइनस से गुना कर देंगे, समझिए तो माइनस से गुना करेंगे ना तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, √6 प्लस में तो किसमें आ जाएगा माइनस में, और नीचे से माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न है। ये तीसरे प्रश्न को समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थेथ प्रमेय का विलोम का उपयोग करना है ना। तो सबसे पहले हम थेथ प्रमेय का विलोम का उपयोग करने के लिए हम लोग समझेंगे कि थेथ प्रमेय क्या है और उसका विलोम क्या है। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज का एक रेखा समांतर ले लेते हैं ABCD। थेथ प्रमेय कहता है कि अगर रेखा क्या है समांतर है, यानी एक त्रिभुज में रेखा क्या है समांतर है, तो उस भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। अनुपात का मतलब होता है AD/BD और AE/C। ये थेल्स प्रमेय करता है, थेल्स प्रमेय यही करता है। लेकिन हम लोगों को इसमें उपयोग करना है थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी अनुपात दिया हुआ है और हम लोगों को निकाल करके दिखाना है समांतर। विलोम का मतलब होता है उल्टा, वही चीज दिखाओ। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है उसके दो भुजाओं का मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु ये हुआ, एक भुजा के मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब हमको प्रूव करना है DE समांतर BC। पहले जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं तो स्टेप वाइज समझ में आएगा। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC है, ABC है, ABC में क्या दिया हुआ है दो भुजा का मध्य बिंदु, D किसका मध्य बिंदु है AB, तो यहाँ लिखेंगे D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, ये बीच में यानी AD और BD दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे AD = BD। ठीक है। अब दूसरा भुजा का भी मध्य बिंदु दिया E किसका मध्य बिंदु है AC का, तो यहाँ लिखेंगे
AC का क्या कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। EAC का मध्य बिंदु है ना, यानी AE बराबर C। यहाँ लिखेंगे AE इज इक्वल टू C। देखिए जब भी आप प्रूव क्या करना, तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ये जो रेखा खींचा गया मिलाने वाला रेखा D को हम E से मिलाए ना, तो ये रेखा BC के समांतर, ये सिद्ध करना है। तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग चलेंगे प्रमाण में। क्या किसमें, प्रमाण में। मैंने कोई भी चीजों को प्रूव करना रहता है तो प्रमाण देना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए DAD का हम लोगों को क्या आया था, AD इज इक्वल टू क्या है, BD। AD इज इक्वल टू BD, ये कहां से लिखे हम लोग, दिया हुआ से, दिया है। अच्छा ये दोनों बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, AD और BD दोनों बराबर है ना, तो इसका मान क्या आएगा, 1। अब कैसे ये लिखें, तो यहाँ समझिए अगर 2 बराबर 2 और 2/2 को काटते हैं तो क्या आ जाता है, 1। इसीलिए अब ये दोनों बराबर है तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब दूसरा क्या आया था, AE बराबर क्या है, AE बराबर CE है, AE बराबर C, यानी इसको भी हम अगर डिवाइड में लिखेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1। इसको लिखेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका आंसर बराबर उसका क्वेश्चन भी बराबर। तो देखिए दोनों का आंसर बराबर है ना, तो क्वेश्चन भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD बटा BD, AD बटा BD, और यहाँ लिखेंगे AE बटा CE, AE बटा C, AE बटा C, है ना। कहां से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। क्वेश्चन आंसर बराबर है तो क्वेश्चन भी क्या होगा, बराबर, इक्वल लिखे। तो अब यहाँ इसको हम इस फिगर से तुलना करें, AD बटा BD, AE बटा CE, यानी यहाँ अनुपात बराबर तो रेखा समांतर। ये क्या करता है, ये कौन करता है, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ ये हो गया प्रूफ, और यहाँ बगल में लिख सकते हैं कौन, कैसे लिखें, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखें, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखें, विलोम से, और यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 144 बॉल पेन में एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है ना। तो यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे, कितना पेन है दिया है, यानी कुल पेन कितना है, 144 है। आगे क्या देखो, 20 बॉल पेन खराब है, माने खराब पेन। अब लिखेंगे खराब पेन कितना है, 20 खराब पेन है। और शेष अच्छे हैं, यानी अच्छा पेन निकाल लेते हैं, अच्छे पेन कितना है, देखिए 144 में 20 पेन खराब, 144 में 20 पेन खराब, यानी अच्छा पेन कितना हो जाएगा, 4 में 2 गए, 124 पेन अच्छा पेन। अब क्या कर रहा है कि यह दुकानदार क्या करता है, एक पेन को निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपका वह पेन जो खरीदेंगे, तो हम लोग को जाहिर सी बात है आप वह पेन खरीदेंगे, यानी यहाँ प्रायिकता वाला प्रश्न है। तो यहाँ समझेंगे कौन सा पेन खरीदना पसंद करेंगे, जो अच्छा पेन है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पी मतलब प्रायिकता, और अच्छा पेन, या फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो खरीदेंगे, वो आप वह पेन खरीदेंगे जो पेन हम लोग खरीदना चाहेंगे, खरीदना पसंद करेंगे, खरीदेंगे। कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदेंगे। अच्छा पेन कितना है, 124, और कुल पेन कितना है, 144। तो यहाँ याद रखना प्रायिकता में जब भी क्या होता है, कुल जो टोटल होता है वो नीचे लिखाता है, जिसके बारे में जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है वो ऊपर लिखाता है। इसको हम क्या करेंगे, काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 एका 4, 4 तिया 12, और 6 चौक 24, यानी आ जाएगा 31/36, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन को नहीं खरीदेंगे। तो पी नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, जो अच्छा ना हो, यानी खराब पेन को नहीं खरीदेंगे। खराब पेन कितना है, 20, और टोटल पेन कितना है, 144, है ना। इसको काट देते हैं, 4 बचे 20, और 4 तिया 12, और 6 चौक 24, यानी 5 बटा क्या हुआ, 36। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। यहाँ हमको बात करना है कितने अंक वाली, 3 अंकों वाली, और किससे विभाज्य की बात करना है, 7 से विभाजित। चलिए पता करते कैसे। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। लेकिन 7 से विभाजित का पता करना है, तो 7 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। दोनों संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से।
7 से डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 3 0 28 और यहाँ बच गया 2। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 7 और 1 7 2 9 7 चौक 28 1 9 और यहाँ हो गया 7 दूना 14 और यहाँ आ गया 5, है ना। तो 7 से विभाज्य होने वाले सबसे छोटी संख्या कैसे याद करते सो देखिए, यहाँ सबसे पहला काम है कि 7 माइनस 2 ये इसको इससे घटाएंगे शेष पर तो हमारा आ गया 5 और ये जो 5 है 100 में जोड़ देंगे तो यहाँ आ गया 105। यानी हम यहाँ पर क्या देखें कि जो 7 से विभाज्य होने वाला पहला संख्या जो होगा वो 105 होगा। अब सबसे बड़ा संख्या कैसे याद करते हैं, जो ये 5 आया ना कुछ नहीं करेंगे 999 में 5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 994। तो ये हो गया 7 से विभाज्य होने वाला पहला संख्या और 7 से विभाज्य होने वाला अंतिम संख्या 994 हो गया, 3 अंकों के। तो इससे हम क्या लिखेंगे एपी लिखने का तरीका क्या होगा 105 में 7 जोड़ देंगे 5 10 और 112 और इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे 994। अब हमारा क्या आया, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू यहाँ पर अगर देखा जाए एपी के अनुसार तो ए का वैल्यू हो गया 105 और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके आगे से पीछे को घटाते हैं 112 माइनस 105 यानी आ गया 7 और यहाँ अब ए एन का कितना होता है 994। तो ए एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 994। ए का वैल्यू 105, ए का वैल्यू कितना है 105 n माइनस वन डी का वैल्यू है 7 बराबर 994। अब देखो यहाँ ध्यान दो n माइनस 1 और 7 994 माइनस 105 994 माइनस 105। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ देखते हैं n माइनस 1 7 का 7 और इसको इससे घटाएंगे 994 में कितना घटाना है हम लोगों को 105 को घटाना है 9 14 9 होगा 8 होगा और 9 में एक गया 889 तो यहाँ आ गया 889 और यहाँ क्या आया n माइनस 1 और 889 बटा क्या आया 7 और n माइनस 1 और यहाँ 7 1 7 7 दूना 14 7 7 49 यानी n और 127 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में और n बराबर हो गया 128 यानी 3 अंकों की 128 संख्या जो होगी वो 7 से विभाज्य होगी। प्रश्न है दो धनात्मक संख्या का अंतर 3 है, मतलब धनात्मक संख्या है, यहाँ याद रखेंगे पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ कितना संख्या है दो संख्या, तो यहाँ मान लेते हैं और कि पहला यानी बड़ा संख्या, दो धनात्मक संख्या अंतर निकालना ना, तो एक संख्या मानेंगे बड़ा संख्या x मान लिए और दूसरा संख्या है बच्चा छोटा संख्या मान लेते हैं, क्या मान लिए y। अब हम लोगों को बोला गया है कि इसका अंतर 3 है। प्रश्न में ये कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि इसका अंतर यानी माइनस है ना, अंतर कितना है 3 है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और बोल रहा है उनका गुणनफल 504 है, मानी ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 504 आएगा, यानी x इंटू वाई गुना कर लिए x वाई तो कितना आएगा 504। अब हम करेंगे इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है x और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से तो x में क्या दिया है x माइनस वाई बराबर 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3 y माइनस में इधर आ गया प्लस में, ये हो गया समीकरण 3। अब यहाँ x का जो मान आया है वो समीकरण 2 में रखेंगे, तो वही चीज यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किसमें रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। यहाँ x का मान क्या आया 3 प्लस y किसके जगह रखें x के जगह। अब उसके x के बाद क्या है y, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना लिखा हुआ है 504, y 3 से गुना हुआ तो 3y प्लस y स्क्वायर बराबर होगा 504। अब इसको सजा के लिख देते हैं y स्क्वायर 3y बराबर 504।
इसको हम करेंगे गुणनखंड, है ना। 3y और 504 प्लस में इधर आ गया माइनस में इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को पता है कि कैसे करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, घटा करके लाना है 3, तो ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब 504 का हम एलसीएम करेंगे, यानी हो जाएगा 250, 252 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 3 और 7 9 63 और 3 3 9। हमको घटा करके कितना चाहिए, 3 चाहिए, घटा करके 3 चाहिए, तो 3 3 9 और 7 दूना 14, 14 दूना 28, 9 दूना 18, हाँ 18, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 8 24, 7 21। देखिए कैसे करेंगे, 3 लाना है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 8 24, 7 21, है ना। 24 माइनस 21, 24 माइनस 21, तो यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ लिखेंगे 21। 24 में 21 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 24 को y से गुणा किया तो 24y माइनस 21y माइनस 504 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में y कॉमन आ रहा है, y प्लस 24, इसी चीजों को यहाँ लिख देंगे, y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या गुणा करें जो माइनस 21y आ जाए, तो माइनस 21, देखिए माइनस 21y लाए थे, माइनस 21 बना दें, और y और माइनस 21, y और क्या माइनस 21 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे y प्लस 24 लिखेंगे बराबर 0। अब इसको है ना y का वैल्यू इससे निकालें, y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 21 माइनस में इधर आ गया प्लस में, और इसमें क्या आएगा 24 प्लस में इधर आ गया माइनस में। यानी यहाँ समझना है कि हम लोगों को बोला गया है धनात्मक संख्या, यानी y बराबर माइनस 24 क्या होगा, अमान्य होगा, है ना, क्योंकि हमको धनात्मक बोला था। यहाँ लिखेंगे y बराबर माइनस 24 क्या होगा, अमान्य है, अमान्य है, इसीलिए हम लोगों को y का मान कितना लेना है, 21, है ना, y, इसलिए y बराबर क्या हुआ 21। अब हम यहाँ जो माने थे वो लिखेंगे बड़ा संख्या, बड़ा संख्या, बड़ा। अच्छा यहाँ एक काम और रह गया, y का मान किस आ गया, y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान। अब इसके बाद क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान किस आया था ना 3 में, यहाँ रखेंगे x बराबर 3 प्लस वाई, यानी x 3 का 3, y का वैल्यू हो गया 21, यानी कितना आ गया 24, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 24। हाँ, अब हम लोगों को यहाँ लिखना है, जो भी माने थे ना उसको फिर से लिखना है, बड़ा संख्या क्या माने थे, बड़ा संख्या माने थे x, और x का मान आ गया 24, और एक छोटा संख्या माने थे, छोटा संख्या क्या माने थे y, और y का मान क्या आ गया 21। ये हो गया हमारा आंसर, प्रश्नों को समझते हैं जो ग्राफ से संबंधित है। एक प्रश्न पक्का, इसलिए हर हाल में अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को। देखिए यहाँ दो इक्वेशन दिया गया होगा, समीकरण दिया, इसको एक को समीकरण 1 दूसरा को समीकरण 2 मानेंगे, और यहाँ लेंगे समीकरण सबसे पहले 1 से, यहाँ लेंगे समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। इस तरह के सॉल्यूशन के लिए हम लोग को या तो x को अकेला करना है या तो y को, तो मैं x को अकेला करने के लिए 2y माइनस में इधर आ गया प्लस में। अब हम इसका ग्राफ के लिए पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पर कम से कम 2 पॉइंट प्रयास कीजिएगा, एक में x लिखते हैं दूसरा में y। यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ y का वैल्यू को पुट करते हैं, मान यदि y इज इक्वल टू 0, y की जगह क्या लिखें 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो x भी 0, तो यहाँ बना के भी दिखा देते हैं x2, y की जगह क्या लिखने का प्रयास करें 0। आप अपने से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो 2 को 0 से गुना किया तो 0, यानी x का मान आ गया 0। तो हम यहाँ आया y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू भी क्या आया 0। उसी प्रकार से सेम एक और, y के जगह हम लिखते हैं 1, y के जगह 1, यदि y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 को 2 और y की जगह 1, यानी आ गया x इंटू 2, यानी y का जगह 1 पुट किए तो x की जगह क्या आ गया 2। सेम इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी बनाएंगे। तो अब लेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। किसी एक को अकेला करना है, या तो x को अकेला करना है या तो y को, तो हम क्या रहे हैं y को 3x प्लस में इधर आ गया माइनस में, y बराबर हो गया 20 माइनस 3x, 4 गुना में इधर आ गया भागा में, ये हो गया समीकरण। तो अच्छा समीकरण अब जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन, अब हम इसके लिए ग्राफ का पॉइंट निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ एक बॉक्स में भरेंगे x और दूसरा में क्या लिखेंगे y। यहाँ हम x की जगह कोई संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं यदि x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या लेने जा रहे हैं 0, 20 माइनस 3 को 0 बट्टा क्या बचा, और यहाँ हो गया देखिए 20, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और बट्टा 4, यानी इधर 0 हो गया ना, और इसको लगाएंगे कितना है 5, यानी हम x की जगह क्या पुट किए थे 0, y का वैल्यू क्या निकल गया है 5।
अब हम दूसरा संख्या पुट करने का प्रयास करेंगे। यदि f इज इक्वल टू, हम पुट कर रहे हैं 4, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 4। अब देखिए यहाँ ध्यान से, y का y 20 का 20 माइनस 3 इंटू 4 बट्टा 4 यानी 20 माइनस 12 बट्टा 4 यानी 20 में 12 गया 8 बट्टा 4 यानी हो गया 2, है ना। यानी x की जगह क्या पुट किए थे, x की जगह पुट किए थे 4, y का वैल्यू क्या निकल गया है 2। अब हम इसके लिए हम अब ग्राफ का कोई ग्राफ बनाएंगे, इसी का उपयोग करके। देखिए ग्राफ बनाने के लिए जैसे हम भी स्केल नहीं है, उसी प्रकार आप भी स्केल लेकर के एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छा से ग्राफ पेपर में। देखिए यहाँ सबसे पहले पॉइंट के लिए एक सीधा और मोटा लाइन में एक रेखा खींचना है, जैसे कि हम खींच रहे हैं। आप लोग भी अपने स्केल से अपनी कॉपी में खींचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को बढ़िया से स्केल को सेट कर लेना है और खींचना है, ठीक हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ से हम खींचेंगे, देखिए सीधा लाइन होना चाहिए, सीधा लाइन इधर खींचा जाना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। स्केल आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा ताकि मिटाने में आसानी होगा, थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो, है ना। अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, क्या क्या लिखना है, संख्या लिखना है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये मोटा लाइन में सारा संख्या को लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ x एक्सिस y एक्स, यहाँ y तो नीचे हो जाएगा y डैश, उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा x और इधर हो जाएगा x डैश, और सब जगह संख्या लिखिए 1 2 3 और यहाँ हो गया 4। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 और यहाँ हो जाएगा -4, और इसी प्रकार ऊपर में +1 2 3 4 और यहाँ होगा 5। और इसी प्रकार से माइनस में -1 -2 और यहाँ जो लास्ट में हो जाएगा -3। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट के अनुसार पुट करेंगे। यहाँ जो भी होता है x का भी 0 होता है और y का भी 0 भी। देखिए यहाँ से क्या है, x पहले x लेते फिर y, x का भी 0 y का भी 0, x का भी 0 y का भी 0 किस जगह होगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 0,0। दूसरा 2,1 2 हो गया और 1 ऊपर हो गया 2,1, यहाँ लिख देंगे 2,1, है ना। अब इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट हो गया ना। अब दोनों पॉइंट होने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए ऐसे करके ये सीधा दोनों पॉइंट में स्केल पर रखेंगे, ये दोनों पॉइंट में होना चाहिए अच्छे से, और इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। सीधा सीधा गया, और इसमें हम लिख देंगे इसका इक्वेशन का, इक्वेशन क्या है, x - 2y बराबर 0, तो यहाँ लिख देंगे x - 2y = 0। दूसरा इक्वेशन में क्या है 0,5 0 देखिए यहाँ आया x और 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 0,5। दूसरा 4,2 पहले x का 4 और 2, 4 देखिए यहाँ है x में और 2 यहाँ हो जाएगा, देखिए 4,2 पहले x में जाते हैं फिर ऊपर बढ़ते हैं 4,2, तो यहाँ हो जाएगा 4,2। तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे अच्छे से, यहाँ समझिएगा जहाँ से यह स्केल थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे सही से ड्रॉ करेंगे। 4,2 और आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा अच्छा से ड्रॉ करने के लिए। 4,2 ये ग्राफ को अगर कट करवाना है तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके करेंगे। अब यहाँ इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे, इक्वेशन का क्या लिख देंगे, नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन 3x + 4y = 20, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 4y = 20। ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार, है ना। क्वेश्चन है बच्चा कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी एक ठोस है वो किस आकार का है, देखिए शंकु है, और शंकु में क्या क्या दिया हुआ पहले वो चीज को समझ। 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब जो शंकु है वो 120 सेंटीमीटर ऊंचा है, 120 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो देखिए 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला हम शंकु बना लेते हैं, और लिखा हुआ 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपी है, मतलब और ये इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है शंकु की भी, और ये किस पर आरोपित है, एक अर्धगोला पर, अर्धगोला पर ये आरोपित 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला। अब बोल रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है, मतलब इस ठोस को किसमें डाला जाता है, एक बेलन में डाला जाता है ना, बेलन में डाला जाता है, बेलन में इसको डाल दिया जाता है। देखिए फिगर भी आप लोग बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, और पेंसिल से बनाने का प्रयास मैंने इसको हम डाल दे रहे हैं इसमें। देखिए यही शेप को, इस ठोस को डाला जाता है एक बेलन में डाल दिया गया, और डालने के बाद कहा जा रहा है कि ये जो भरा हुआ था पानी से,
किससे भरा हुआ था, पानी से, और पानी गिर जाता है, पानी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पानी भरा हुआ रहेगा कोई भी शेप में, और उसमें डालेंगे तो ये चीज से बाहर पानी आ जाएगा, कुछ हिस्सा पानी बाहर आ जाएगा, तो उसको जैसे ही डाले इससे बाहर पानी आ गया। अब हम लोगों को बोला हुआ है और कि ऐसा डाला जाता है कि स्पर्श करता है उसके तहत बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180। बेलन की भी त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। हाँ, इसके बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ 3 शेप का जिक्र है। सबसे पहले लिखेंगे शंकु का। शंकु का क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब बेलन के बारे में लिख लेते हैं। अच्छा, अर्धगोला के बारे में लिख लेते हैं। दूसरा शेप है अर्धगोला का, अर्धगोला का, अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब तीसरा शेप है बेलन, क्या है, बेलन, बेलन का, बेलन का 2 से ऊंची दिया हुआ त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180, तो त्रिज्या लिख दी है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई बड़ा एच का यूज कर रहे हैं 180 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बोला है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। बेलन जो पूछा गया वही लिख लेते हैं। देखिए आप लास्ट में लिखा हुआ बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन, आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ समझेंगे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बेलन का आयतन में माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस, माइनस इसका कौन यहाँ जा रहा है, इसके कारण अर्धगोला ना, तो अर्धगोला, अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन। मतलब हम मेरा कहना है कि इसमें बेलन में अगर जैसे ही डालेंगे तो निकल जाएगा, इसके कारण पानी बाहर आ रहा है, तो ये जितना मात्रा में नीचे गिरा उतना पानी बाहर है, इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। बेलन का आयतन का क्या फार्मूला होता है, पाई r स्क्वायर h। यहाँ बड़ा एच का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेलन का बड़ा एच है, माइनस। अब अर्धगोला का आयतन का क्या फार्मूला होता है, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन का क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये ब्रैकेट को खोल करके कॉमन करते हैं, r स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई r क्यूब माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन करना है, पाई कॉमन हो रहा है, r स्क्वायर कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा h बच गया, पाई r स्क्वायर हो गया तो 2/3 और एक बार माइनस पाई r स्क्वायर हट गया तो 1/3 और क्या बचा h। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू 60 दिया हुआ है, देख सकते हैं 3 बार लिखेंगे 2 बार, बड़ा h का वैल्यू दिया हुआ है 180, बड़ा h का वैल्यू 180, और माइनस 2/3 का 2/3, छोटा r का वैल्यू दिया हुआ है 60, माइनस 1/3 और h का वैल्यू दिया हुआ है 120। यहाँ सबसे पहला काम है कि इसको गुणा कर लीजिए, 6 36 को 22 से गुणा करेंगे, 72 यानी 2 9 7 792, 792 में के 0 2 0 बटा क्या हो गया 7, 180 का 180, 3 दूना 6, 2 दूना 4 यानी 40, माइनस 3 चौक 12 यानी माइनस 40 आ गया। यानी यहाँ क्या क्या आया देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये अब जो बचा हुआ यहाँ बना रहे हैं अच्छे से समझेंगे। यहाँ आया 792 में 00, 792 में 00/7, और यहाँ आया 180 माइनस 80, जहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ आ गया 792 में 00/7 इंटू 180 में 80 चला गया तो हमारा बचा 100, यानी हमारा यहाँ आया 79240 बटा क्या आया 7, क्योंकि आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम लोगों को अगर यूनिट चेंज करना जब ज्यादा बड़ा आ रहा है तो हम इसको मीटर में कर देंगे। मीटर में करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, 2020/7, यहाँ पर सेंटीमीटर हम लोग जैसे भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रहा है तो 3 बार भाग देंगे, सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर नहीं है 3 है, इसीलिए यहाँ आ जाएगा 79240/7, तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100 से भागा, लेकिन क्यों है इसीलिए 3 को 100 से भागा। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, यहाँ कितना 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 3 4। अब हमारा यहाँ पर है 792 और बट्टा यहाँ आ जाएगा 7 से। अब ये किस यूनिट में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में हो गया। अब इसको भागा देंगे तो शायद बचेगा 1.131 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर।